नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं। उनका अमेरिका का दौरा कल रात से शुरू हुआ। हिंदुस्तान का कल रात था, लेकिन अमेरिका में शाम का समय था। कोरोना के बाद कई अहम मुद्दे पर अमेरिका से 1-to-1 बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री अगले 3 दिनों तक अमेरिका में ही रहेंगे। वो शनिवार रात को अमेरिका से लौटेंगे यूएनजीए में अपने भाषण के बाद। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी का मिनट टू मिनट मीटिंग्स में फिक्स रहेगा। जिस हार्डवर्क के लिए दुनिया भर में प्रधानमंत्री को लोहा मानती है, वो हार्डवर्क दिख रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री की कई मीटिंग्स हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की जो मीटिंग्स हैं जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, कई टॉप कंपनियों के साथ, यूएनजीए में स्पीच भी है। लेकिन शायद विदेश के दौरे में वो जब भी अमेरिका के बड़े पॉलिटिकल दौरे पर रहते हैं तो कांग्रेस के कहीं ना कहीं पेट में, दिल में टीस सी उठने लगती है। कांग्रेस ने आज जो बयान दिया वो हैरान करने वाला है। पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, और जरा आप सुनिए क्या कहा उनने। और ये है सुप्रिया श्रीनेत, सुनते हैं क्या कहती हैं। प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो भाजपा के ही प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको देश का सर ऊंचा करना चाहिए। उनको भारत के हितों की, हमारे सामरिक हितों की बातें करनी चाहिए। मोदी जी ने लेकिन फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को एक कैमरा अपॉर्चुनिटी बनाकर छोड़ दिया है। लेकिन विदेश नीति सिर्फ गले लगना नहीं होता है। कूटनीति या विदेश नीति भारत के हितों को कैसे सर्वोपरि रखा जाए, उसका लब्बो लबाब यही है। लेकिन चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो रशिया हो, चाइना तो सबको पता ही है, चाहे वो अमेरिका हो, हमारे हितों को सर्वोपरि रखकर आज बात नहीं हो रही है। फॉरेन पॉलिसी हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ मेयर फोटो ऑप, एंड विच इज व्हाई इंडिया, विच वाज एट द डिसाइडिंग टेबल ऑन एवरी मेजर इशू, विश्व में भारत की भागीदारी के बगैर कोई फैसला नहीं होता था, आज भारत को भागीदार नहीं बनाया जा रहा है। तो मोदी जी को हम सफल दौरे की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ यह भी पूछेंगे कि आप भारत के सामरिक हितों की बातें कैसे कर रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जिस तरह से शुभकामनाएं कांग्रेस की प्रवक्ता ने दी, हमारी दादी होती तो वो कहती कि खीर तो दी लेकिन उस पर थोड़ी सी राख डालकर, ऐसे दी जाती हैं शुभकामनाएं। शब्द सुनिए कांग्रेस पार्टी के। सुप्रिया जी क्या कहती हैं। मोदी जी ने कूटनीति को, फॉरेन पॉलिसी को एक फोटो अपॉर्चुनिटी, कैमरा अपॉर्चुनिटी बना दिया है। अफगानिस्तान और रूस और चीन, अमेरिका हमारे हितों को सर्वोप्रिय रखकर आज बात नहीं करते हैं, यह कहना है सुप्रिया श्रीनेत का। फॉरेन पॉलिसी को केवल तस्वीर खिंचाने का एक इस्तेमाल करने के लिए मोदी जी को दोष दिया है। भारत को भागीदार बनाकर वैश्विक टेबल पर कई फैसले हुआ करते थे, लेकिन आज वो नहीं होते हैं। खैर, सुप्रिया जी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा, ये हम अभी कुछ देर में इस पर दोबारा जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं शो की कुछ खास बातें आपको बता दूं। ये शो वो शो है जिसमें आप अपने सवाल खुद पूछ सकते हैं। आप जानते हैं कि इस शो पर कोई भी गलत फैक्ट नहीं दे सकता। लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, रिसर्च टीम सबका झूठ पकड़ लेती है और फैक्ट के अलावा इस शो पर कुछ अलाउड नहीं है। और मैं आपको बता दूं आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं। उठाइए अपना मोबाइल फोन, एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करिए, उसमें अपना सवाल पूछिए 15 सेकंड के अंदर, और वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए 8097471285। अब आप चाहे हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब के जरिए भी ये सवाल भेज सकते हैं। आइए अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। सुबह से सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं। पहले देखते हैं कि किस
तस्वीर से कांग्रेस के पेट में सबसे पहले दर्द हुई। यह है वो तस्वीर जो प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पे आई। उन्होंने ट्वीट किया कल रात को और उन्होंने कहा, अ लॉन्ग फ्लाइट ऑल्सो मीन्स अपॉर्चुनिटीज टू गो थ्रू पेपर्स एंड सम फाइल वर्क। ये आप देखेंगे, इनकी फाइलें पड़ी हुई हैं। ये एक बस्ता है और ये बस्ता मैं आपको बता दूं, मैं 25 साल से देख रही हूं इस तरह के बस्ते। जितने भी मंत्री होते हैं उनमें ये फाइलें बस्तों में डालकर, अगर कभी घर कोई फाइल भेजनी हो साइन कराने के लिए या कोई मंत्री शाम के टाइम फाइलें पढ़ना चाहे, उन्हें पास करना चाहे, तो इस बस्ते में डालकर उन्हें भेजा जाता है। और ये आप देखेंगे स्टिकॉन्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर पोस्ट-इट लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री के जो सहयोगी हैं, जो उनके ऑफिस में पीएस वगैरह होंगे, वो ये लगा देते हैं कि कौन कौन पेज पे प्रधानमंत्री को डिसीजन लेना है और वो पढ़ रहे हैं, उनके हाथ में ये कलम है। अब इस तस्वीर को लेकर एक जंग सी छिड़ गई है। फाइल्स देख रहे हैं, इसी तस्वीर को लेकर इतनी जंग छिड़ी है कि लोग पूछ रहे हैं कि ये पेन क्यों नहीं सीधा पकड़ा, अगर लिख रहे थे, फाइल देख रहे थे। किसी को दिक्कत है कि कैमरे की जो तस्वीर है वो पेज के नीचे से आ रही है, पेपर के नीचे से आ रही है, तो नीचे से क्यों आ रही है, कहां से आ रही है? क्या उनका चेहरा रोशन करने के लिए, अच्छी पिक्चर आए, अच्छी फोटो आए, इसलिए आ रही है? ये सवाल है कांग्रेस पार्टी के। सवाल ऐसे होते हैं कि फोटो अपॉर्चुनिटी के कहां से आ रहे हैं, और कई कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं जो इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। अब आते हैं तस्वीर नंबर 2 पर। यह तस्वीर नंबर 2 है और इस तस्वीर में मैं आपको दिखा दूं, कांग्रेस के पास ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कुछ तस्वीरें उन्होंने डाली। क्यों भाई, कांग्रेस पार्टी को आज प्रधानमंत्री फॉर्मर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद क्यों आई? मुझे भी पता है कि मनमोहन सिंह जी भी पीएम रहते कैसे काम करते हैं। मैं उनके साथ कई फ्लाइट्स में गई हूं, पीएम के ट्रिप पर गई हूं, कई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करी हैं और उनके साथ जाते हुए वो किस तरह से काम करते हैं, हमने ये सब देखा है। और कांग्रेस को क्यों इस तस्वीर को जारी करने की आज जरूरत पड़ी? क्यों ये फोटो कंपटीशन कर रही है? और अब देखते हैं तस्वीर नंबर 3। ये तो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आया है ऑफिशियली। अब ये तस्वीर नंबर 3 है, ये समर्थकों ने डाली है। अब ये देखिए, इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह है, वो उतर रहे हैं 2010 में कनाडा गए थे और उतर रहे हैं, उनके पीछे छतरी पकड़कर 2-3 लोग सिक्योरिटी एसपीजी के साथ चल रहे हैं और वो छतरी पकड़कर लोग खड़े हैं उनके साथ। यहाँ प्रधानमंत्री जी ने खुद छतरी पकड़ी है, इस पर भी विवाद है। क्यों भाई? 2010 में जब कनाडा गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह उतरे तो उनका छाता खोलने के लिए कोई और खड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी जब उतर रहे थे तो वो अकेले अपना छाता लेके उतर गए। इस पर भी बहुत ट्वीट, रीट्वीट और सोशल मीडिया पे सवाल जवाब हो रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री उतर रहे हैं अकेले, कोविड का जमाना है, शायद नहीं चाहते होंगे कोई उनके साथ चले, अकेले उतर गए। ये कोई मुद्दा है जिस पर हमें सवाल जवाब करना चाहिए? अब देखिए तस्वीर नंबर 4। कुछ कांग्रेस समर्थकों की तरफ से पूर्व पीएम राजीव गांधी की ये पिक्चर, ये भी प्राइम मिनिस्टर्स एयरक्राफ्ट से है। राजीव गांधी जी की तस्वीर ट्वीट हुई, उनका खाना भी पड़ा है यहाँ, और ये देखिए खाना पड़ा हुआ है और यहाँ वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। तो ये भी फोटो अपॉर्चुनिटी थी, इसमें क्या बुरा है? अगर राजीव गांधी उस दौर पे अपने आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे तो एक जनरेशन को शायद कुछ प्रोत्साहन मिला होगा कि कंप्यूटर उस जमाने में नया था, बहुत लोग नहीं इस्तेमाल करते, तो इसमें बुरा क्या है? इसे फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं कहना चाहिए। ये भी तस्वीर है, ये भी तब जारी हुई थी। राजीव गांधी करे तो ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह करे तो ठीक है, लेकिन मोदी कर दे तो फोटो अपॉर्चुनिटी। तो फिर फोटो नहीं खींचनी चाहिए किसी प्रधानमंत्री की जब वो बाहर के दौरे पे हो? सवाल पब्लिक का आज यही है। कांग्रेस को क्यों इस आधार पर लगा
कि मोदी शासन में देश की विदेश नीति फोटो अपॉर्चुनिटी बन गई है? सवाल नंबर 2, और सवाल यह है आज कि कांग्रेस को किस आधार पर यह लगा कि वर्ल्ड फोरम पर हिंदुस्तान की बात अब नहीं होती? वो जानते नहीं हैं कि हिंदुस्तान भारत की बात कितनी मानी जाती है यूनाइटेड नेशंस में भी। एक ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि योगा डे जून 21 को मनाया जाता है अब दुनिया भर में यूएन के द्वारा। भूल गए हैं? अमेरिका में मोदी और बाइडेन मिलेंगे, क्या क्या बात होगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चीन, पाकिस्तान और तालिबान की तिकड़ी पर भारत अमेरिका की क्या रणनीति होगी, इस पर भी पब्लिक जानना चाहती है। मेरे साथ आज मेहमान जुड़ रहे हैं और मेरे साथ जो हैं वो है अशोक सज्जनहार, फॉर्मर डिप्लोमैट है, संजीव श्रीवास्तव सीनियर जर्नलिस्ट, शेखर अय्यर सीनियर जर्नलिस्ट, ऑल्सो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट और जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में। इनके पास जाने से पहले आज मैं अपने सहयोगी हमारे कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में मौजूद है, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। सुशांत जी नमस्कार, वहां गुड मॉर्निंग, यहाँ गुड इवनिंग। क्या क्या संदेश है आपका? योगी, आपने मोदी जी से कोई बात की? मोदी जी आज बड़े बड़े सीईओ से मिल रहे हैं, क्या बातचीत है? सुना है कि क्वालकॉम के सीईओ के साथ बातचीत है कि सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है वो चाइना से इंडिया में कैसे बेस बदला जाए, और इसमें काम आएगा ऑस्ट्रेलिया, जापान जिसके पास टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल दोनों है, और यूएस, क्वालकॉम यूएस की कंपनी है, और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया भी टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। तो मोदी जी वहां बैठकर सब लोगों को साथ लेकर हिंदुस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस को बहुत दर्द है कि सब कुछ फोटो ऑप है वहां पे। अच्छा देखिए, आपने बड़ी दिलचस्प तस्वीरें दिखाई, तो मैं भी पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और उस तस्वीरों से ऊपर जो गवाही होती है, असली गवाही, उस पर आऊंगा। तो पहले तस्वीर ये दिखाता हूं कि कल आपने जब कहा था कि सुशांत एक लाइव कर दीजिए, मेरे शो में जानकारी दीजिए, तो तेज होती बारिश रुक गई थी आपके खौफ से। आज आपके शो में जो है वो धूप निकल आई है। यहाँ कल से भयंकर बारिश हो रही थी, लेकिन बादल छटने शुरू हो गए और तेज धूप निकली है। तो जो देश में एक संकट का दौर था कोरोना काल में, वो बादल भी छट रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी ऊपर जा रही है। मोदी जी इस होटल में, पीछे होटल दिखा दीजिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अभी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, तो वहां पर ये मीटिंग्स चल रही हैं ताकि देश को एक रिकवरी मोड में लाया जा सके। और जिसका आप जिक्र कर रही थी कि आप चाइना को भी एक तरीके से कॉर्नर करें, और जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि चाइना को लेकर जो एक सेंटिमेंट बना हुआ है कि कोरोना वहां से फैला, मुश्किलें वहां से खड़ी हुई, तो भारत आइए। पीछे एक कैपिटल बिल्डिंग भी दिखाइए दर्शकों को, ये अमेरिकी संसद है। जो आप देखते हैं भारत में संसद, वैसा संसद यहाँ पर ये कैपिटल बिल्डिंग है, जिसके ठीक सामने होटल में बैठकर प्रधानमंत्री बैठकें कर रहे हैं, और इसके बगल में व्हाइट हाउस है जहां पर 3 बजे, 3:15 बजे कमला हैरिस से मुलाकात होनी है। लेकिन नाविका जी, आप कुछ तस्वीरों का जिक्र कर रही थी कि पीएम जो है वो क्या कहते हैं और क्या दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। तस्वीरें ज्यादा नहीं बोलती, लोग बोलते हैं, और अमेरिका में लोग क्या बोल रहे हैं मैं सुनवाना चाहता हूं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर मुझे ये बताइए, इधर आइए। हाँ जी। आप यहाँ अमेरिका में रहते हैं? हाँ जी। मोदी जी का काम आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्राउड फील होते हैं। अभी पिछले जब से मोदी जी आए हैं तो मतलब यहाँ पे भी लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया है इंडियंस के अगेंस्ट। और आप खबरों में भी देखो या इंडिया भी जाओ या दोस्तों से बात करो, यहाँ पे भी तो पीपल आर मोर प्राउड, और उनको अच्छा लगता है, इंडिया जाना अच्छा लगता है पहले के मुकाबले। और सर्विसेज बेटर होगी इंडिया में, जैसे एयरपोर्ट से उतरते ही से लेकर आप घर जाने तक आपको दिखेंगे कि मतलब 20 साल में या 10 साल में कितना चेंज हो गया है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए, बतौर भारतीय जो आप लोग अमेरिका में रहते हैं, एक बात ये कही जाती है कि पीएम मोदी के आने के बाद भारतीयों को लेकर जो एक परसेप्शन था यहाँ पर अमेरिकियों का, विदेशियों का, वो चेंज हुआ, क्या ये सच है? हाँ जी, चेंज हुआ है। आई मीन जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल ऑफिस का भी देता हूँ। जैसे अभी आप बात करोगे तो लोगों को पता है कि इंडिया, हाँ इट्स अ पावरफुल कंट्री नाउ। लाइक पहले इंडिया को ऐसे देखते थे कि हाँ ठीक है, बहुत भीड़ भड़ाका है, गरीब कंट्री है, बट नाउ दे रिस्पेक्ट इंडियंस एंड कंट्री एज वेल। और जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी देता हूँ आपको, 10 मिनट पहले हुआ था। तो एक अमेरिकन जा रहा था तो वो फ़ोटो खींच रहा था इधर,
और बोला कि कुछ तो हो रहा है। मैं कहा, हाँ। बोला कोई कौन सेलिब्रिटी आ रहा है? तो मैंने कहा हमारा सेलिब्रिटी, मगर मोदी जी आ रहे हैं। तो एकदम से वो हंसने लग गया और मतलब उसको ऐसा लगा नहीं कि उसने नाम नहीं सुना है। तो ये चीज़ आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले मतलब यहाँ के लोगों को पता भी नहीं होगा कि कौन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है। तो वो चीज़ काफ़ी चेंज हुई है, क्योंकि अब हाँ इंडिया आगे आता है हर चीज़ में। कोई भी बड़ा ग्लोबल इशू होता है तो इंडिया इज़ पावरफुल नाउ, और तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है। नाविका जी, ये जो गवाही है ना पब्लिक वाली, ये हर फोटो पर भारी पड़ती है। और जो ये कह रहे हैं ये यहाँ की वस्तु स्थिति है। मैं आपको बताता हूँ, ये कल का एग्जाम्पल है। हम लोग जब लाइव कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे थे, तो कई अमेरिकन्स यहाँ से गुजर रहे थे। तो उनकी दिलचस्पी इस बात को जानने में थी कि मीडिया यहाँ पर क्यों है। तो वो हमसे पूछते थे, हे व्हाट्स हैपनिंग हियर। तो हम उनको बताते थे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज हियर। तो उनका जवाब ये होता था, ओह मोदी इज हियर। तो हम पूछते थे कि वो मोदी को लेकर क्या सोचते हैं। तो उनका एक ही जवाब होता था, ही इज अ स्ट्रांग लीडर। तो ये परसेप्शन जो है वो प्लेन में बैठकर मोदी जी काम कर रहे हैं उसकी तस्वीर से नहीं आता है नाविका जी। ये परसेप्शन जो है लोग देखते हैं, समझते हैं, काम को महसूस करते हैं, भारत कहां जा रहा है इसको देखते हैं, तब जाकर बनता है। इसलिए अब आप उन तस्वीरों पर चर्चा करिए, देखिए बाकी लोग क्या जवाब देते हैं। यहां पब्लिक गवाही दे रही है, उनकी गवाही उन तस्वीरों से बहुत ऊपर है। बिल्कुल। हम पूछते हैं, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं इस डिबेट पर आज तहसीन पूनावाला, और ये तो बिल्कुल कसम लेते हैं कि बस राहुल गांधी और राहुल गांधी जी की पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी जो भी कहती है हमेशा सच कहती है। लेकिन आप हमें थोड़ी थोड़ी कैपिटल बिल्डिंग की तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि अमेरिका की सैर हो जाएगी हमारी यहाँ बैठे बैठे, नंबर 1। और नंबर 2, आप कह रहे हैं कि वहां मेरे खौफ से बारिश रुक गया और बादल छटने लग गए। मुझे लगता है कहीं आपका और मोदी जी का कंबाइंड खौफ है, इसीलिए धूप निकल आई है वहां। बहरहाल तहसीन पूनावाला, आपने सुना वहां लोग जमीन पर क्या कह रहे हैं। अब ये लोग, जीवीएल नरसिम्हा राव तो नहीं है वहां खड़े हुए, वहां पे होटल के सामने जहां प्रधानमंत्री जी हैं, या उस सड़क पर जहां कैपिटल बिल्डिंग दिख रही है, वहां तो मोदी जी अपने लोग नहीं लेके गए हैं। वहां तो अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोग हैं। अब आप क्या कहेंगे कि ये फोटो अपॉर्चुनिटी है? अमेरिकन्स आर सेइंग मोदी इज स्ट्रॉन्ग लीडर, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ना मोदी कभी स्ट्रांग लगा, और उनकी हर फॉरेन पॉलिसी और हर फॉरेन विजिट से आपके पेट में बहुत दर्द होती है। क्यों होती है तहसीन पूनावाला जी? मैम, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वो अमेरिका गए। तो मुझे ये सुप्रिया श्रीनेट टाइप की शुभकामनाएं हैं कि इतना क्रिटिसाइज कर दो, उसके बाद मैंने आपको बताया, मेरी दादी कहती थी खीर की कटोरी में ऊपर से राख डाल दो और बोलो आपके लिए खीर लेके आई हूँ। पैसी वाली शुभकामनाएं। आपकी दादी वाकई बहुत समझदार व्यक्ति थी। तो मैं अपनी बात अगर रख दो आगे, अगर आप मुझे इजाजत दे दो, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है मैम, क्योंकि आपका शो है खौफ से नहीं हकीकत से चलता है, तो खौफ को बाजू में रखकर हकीकत पे बात करें। जैसे सुशांत भाई ने कहा कि भारत का परसेप्शन बढ़ा है, लेकिन पासपोर्ट रैंकिंग में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारत की पासपोर्ट रैंकिंग घटी है। 72 थी जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अब 89 पर आके भारत की पासपोर्ट रैंकिंग घटी है, यानी कि भारत का पासपोर्ट स्ट्रेंथ कम हुआ है। ये फैक्ट है। सेकेंड फैक्ट पर जाते हैं, हमें याद है और आपको याद है जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, भारत को 123 एग्रीमेंट मिला, न्यूक्लियर डील में एक्सेप्शन मिला, एनएसजी ग्रुप से एक्सेप्शन मिला, जो एक बहुत बड़ी बात थी, जिसको देश विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में अपोज किया और कैश ले आए थे पार्लियामेंट में, और इससे भारत का नुकसान हो सकता था। लेकिन मजबूत प्राइम मिनिस्टर, स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने उसे पास करवाया, न्यूक्लियर डील को भारत का फायदा हुआ। मोदी जी जब से अमेरिका गए, चाहे मेडिसन स्क्वायर था, हाउडी मोदी था, नमस्ते ट्रम्प था, या ये इवेंट है, मुझे बताए निवेश क्या आया है। फोर्ड, जो जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे भारत में, जिसने निवेश किया वो चले गए, हार्ली डेविडसन चला गया, जीएम चला गया, और जो अमेरिकन कंपनी की बढ़त हो रही है भारत में, एप्पल, उनका निवेश भारत में हुआ 2013 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और कर्नाटका में जब सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर थे। मुझे आप कृपया करके बता दीजिए 5 बड़ी अमेरिकन कंपनी जिन्होंने पिछले 7 साल में भारत में निवेश किया है। बोइंग भी 2012 में आया जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो मुझे आप 5 नई कंपनी बताए। मेडिसन स्क्वायर में बताया जाता था $100 बिलियन का निवेश होगा,
आज बताया जाता है $30 बिलियन का होगा। निवेश एक्चुअली घटा है और भारतीय कंपनीज ने जाकर अमेरिका में बिजनेस शुरू किए, उन्होंने वहां पे बिजनेस बढ़ाए। एक उदाहरण दिया जाता है, अपनी बात समाप्त करता हूं, ब्लैकस्टोन का। ब्लैकस्टोन दरअसल भारत में एंट्री की 2012 में। सबसे पहला उनका इन्वेस्टमेंट हुआ महाराष्ट्र में। मेरे सबसे करीबी दोस्त की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था $1 बिलियन का, तब उन्होंने किया था 2012 में, पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर थे। मुझे आप कंपनी बताए निवेश किसने किया भारत में? भारतीय कंपनीज अमेरिका में निवेश करें। तो मोदी जी फेलियर थे। क्या करूं तहसीन पूनावाला, आपको मैंने डाला कटघरे में, लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, आपने कहा निवेश कम हुआ है मोदी जी के टाइम में, आपने कुछ नंबर भी दिए हैं। अब मेरी फैक्ट चेकिंग टीम इसको चेक कर रही है, तब तक अलार्म बज गया। आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आ चुके हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि तहसीन पूनावाला को सब अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है 2014 से लेकर 2021 में। उससे पहले बहुत अच्छी धूप थी, दुनिया में सब कुछ सुहाना था। आज सब कुछ लुट चुका है इनके हिसाब से। जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला का, जब तक उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट चल रहा है। नहीं नाविका जी, एक लाई नहीं, कई सारे झूठ बोलने में कांग्रेस के हमारे मित्र माहिर हैं। हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर $82 बिलियन सबसे हाईएस्ट हैं, पिछले साल के तुलना में भी। सो लगातार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ा है मोदी जी के कार्यकाल के दौरान। और कांग्रेस जब सरकार सत्ता छोड़ी थी 2013 में, छोड़ने के एक साल पहले भारत विश्व के सबसे कमजोर फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत की गिनती होती थी। और पिछले अभी मोदी जी के कार्यकाल में हम विश्व के सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में 6ठी अर्थव्यवस्था बने हैं। और कोविड के कारण पूरे विश्व में एक मंदी आई है, विश्व में एक ग्रोथ में कम हुआ है, बट लेकिन हमारी जो बाउंस बैक है अभी पिछले क्वार्टर में भी जो हमने देखा है, तो विश्व के बड़े इकोनॉमीज के तुलना में हमारी इकोनॉमी में जो रिबाउंड इफेक्ट है ये काफी बड़े इकोनॉमी से काफी बेटर हम कर रहे हैं। तो इसलिए झूठ बोलने में कांग्रेस माहिर है। सबसे कमजोर 5 वर्सेस सबसे स्ट्रांग इकोनॉमीज हम आज बने हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। लाई डिटेक्टर बताना चाहता हूं आपके, लाई डिटेक्टर टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं और लाल घेरे में आ गए हैं तहसीन पूनावाला। फेल हो गए हैं। स्कूल में पता नहीं पास हुए कभी के नहीं, पर आज फेल हो गए हैं क्योंकि मोदी जी के समय में $63 बिलियन की एफडीआई है और $30 बिलियन की डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में और $3 बिलियन अटल बिहारी वाजपेयी। ये फिगर्स आपके स्क्रीन पर अभी आ रहे हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट में। और इसके अलावा मैं बता दूं, फॉरेक्स रिजर्व्स जो 2009 से 2014 जो मनमोहन ईरा था, उसमें 303 मिलियन थे, अब 609 बिलियन हो गए हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स और एफडीआई दोनों बड़े हैं। तहसीन पूनावाला, झूठ के पैर नहीं होते, चल नहीं पाता। जनता के सामने गलत फैक्ट्स मत रखा करिए। जीवीएल नरसिम्हा राव, मैं आप जवाब दे दूं इसका, अगर आप इजाजत दें 1 सेकंड में, 10 सेकंड मुझे नाविका जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, ये टू स्टे रोबस्ट। ये लेटेस्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिसके मुताबिक $81.72 बिलियन इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इन 2021, जो पिछले साल के तुलना में भी 10% ज्यादा है। और मैंने कांग्रेस को एक्सपोज किया है। फ्रेजाइल 5, सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्था से विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में एक बनना, 6ठा अर्थव्यवस्था बनना, और इन्फ्लेशन को पूरे 7 साल के दौरान कंट्रोल करना। कांग्रेस के कार्यकालों में इन्फ्लेशन कभी भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन, डबल डिजिट फूड इन्फ्लेशन मनमोहन सिंह जी की सरकार में लगातार रही है। हमारे सरकार में बहुत हमने मैनेज किया है, हाल में 6% तक गई है, लेकिन उसको फिर 5% के नीचे करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयास कर रही है और सफल होने वाली है। और एक ट्रेडिशन हुआ करता था नाविका जी देश में,
ये जरूर विषय बताना चाहूंगा मैं। जब नेता, देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, कोई राजनीतिक दल जब तक वो लौट के नहीं आते हैं, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना, ये इस देश में एक ट्रेडिशन रहा है। हमने इसको लगातार फॉलो किया है। कोई ऐसा आप उदाहरण नहीं बता सकते जब हमने कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज किया हो, जब उनके प्रधानमंत्री विदेश में गए होंगे। ये कौन सा तरीका है? प्रधानमंत्री वहां अमेरिका पहुंचते ही जी आप इस प्रकार के सुशांत वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत इस वक्त बिल्कुल बाहर खड़े हैं जहां प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही है। सुशांत जी, क्या खबर है आपके पास? सीईओज की मीटिंग लगातार चल रही है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी से लेकर ड्रोन्स को किस तरह से खरीदना है और किस तरह से इंडिया की सिक्योरिटी बढ़ानी है, इस सब पर विचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन एक पार्टी है ऑपोजिशन में, कांग्रेस पार्टी, जिसे हर समय तबीयत खराब ही रहती है। नाविका जी, जो मैं खबर अभी बताने वाला हूं उससे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और जो नेता हैं उनकी जो पॉलिटिक्स का चिप है वो थोड़ा फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि जो वो कह रहे हैं उससे विपरीत यहाँ पर निवेश की और संभावनाएं बन रही हैं। तो प्रधानमंत्री की जो पहली बैठक हुई है क्वालकॉम के सीईओ के साथ, उसको लेकर हमारे पास जानकारी आ गई है। क्रिस्टियानो एमॉन जो कि क्वालकॉम के सीईओ हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री की एक बेहतर मीटिंग रही है। प्रधानमंत्री के साथ 5G को लेकर, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर क्वालकॉम चाहता है कि वो काम करे। प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि भारत में कैसे 5G के लिए तैयारियां हो चुकी हैं, तो क्वालकॉम को उसमें निवेश करने के लिए बेहतर विकल्प है, मौका है अगर वो काम करना चाहे। क्वालकॉम पहले ही भारत में एक बेहतर निवेश कर रहा है और अब उसको और आगे ले जा सकता है। और एक और सबसे बड़ी बात जिसका हम जिक्र कर रहे थे नाविका जी, कि क्वालकॉम ने ये कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर के मामले पर काम करना चाहता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि क्वालकॉम के सीईओ ने इस बात को लेकर अपनी तरफ से उत्सुकता जताई है। वो चाहते हैं कि भारत के साथ मिलकर काम करें सेमीकंडक्टर पर। और ये सिर्फ भारत में निवेश के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है नाविका जी, बल्कि आप ये ध्यान रखिए कि जो हम बात कर रहे हैं कि कैसे सेमीकंडक्टर्स में को लेकर चीन एक बड़ा बाजार है, और अगर वहां से निवेश हटता है, भारत आता है, वो कंपनियां भारत आती हैं और सेमीकंडक्टर जो है उसको बनाने को लेकर जापान की भी मदद मिलती है, क्वालकॉम जैसी अमेरिकन कंपनियां भारत आती हैं, तो भारत में निवेश बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, साथ ही चीन के ऊपर बड़ा हमला होगा एक तरीके से ये आर्थिक तौर पर। तो अब आप, मुझे लगता है, तहसीन पूनावाला से पूछ सकते हैं कि आज उनको खीर कैसी लगेगी अगर अभी आप बनाकर भेजें दादी वाले रेसिपी से। तहसीन पूनावाला, नंबर्स पर आ जाइए तो 55% इंक्रीज हुआ है एफडीआई का। यूएस डॉलर्स 231 बिलियन था 2008 से 14 में, उन 6-7 सालों में, और आज ये 358 बिलियन है पिछले 6 सालों में, 2014 से 2020 में। नंबर भी बताते हैं, और आपने ये सुन लिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो सोच रखते हैं उसमें यह है कि चाइना के मुकाबले में सेमीकंडक्टर की अगर यहां पे ज्यादा कैपेसिटी बन जाए तो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बेटर होगा। चाइना के साथ हमारे जो रिश्ते रहे हैं उसमें इकोनॉमिकली हमें चाइना को कहीं ना कहीं मात देनी पड़ेगी। हम इंपोर्ट नहीं कर सकते चाइना से, और अगर यूएस के साथ मिलकर ये टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर्स वाली आती है तो ये भारत के लिए बहुत आगे बढ़ने वाली बात होगी। आपने स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचा है जिस तरह से ये फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक रास्ते में चल रही है? आपके समय तो कांग्रेस ने कहा था कि डेप्सैंग इज एन एक्नी ऑन आवर फेस, वी शुड नॉट स्पॉइल आवर रिलेशनशिप विद चाइना। वो है कांग्रेस पार्टी की सोच। जी, थैंक यू। अब आप मुझे जवाब देने का अगर मौका दे तो मैं संक्षेप में जवाब दूं। जी मैम, स्ट्रेटेजिकली ही न्यूक्लियर डील हो रही थी जिसमें विश्व ने भारत को एक्सेप्शन दिया, जिसको अपोज बीजेपी ने किया। याद रखिए, बीजेपी ने उसे अपोज किया, इससे आज भारत आगे पहुंचा है। और मैं इकोनॉमिक टाइम्स का आपको एक हेडलाइंस पढ़ा दूं, यूएस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज आउटपेस्ड चाइना। ये मनमोहन सिंह जी के समय था, प्लीज मैडम, तब आउटपेस किया था चाइना को। अब हम आते आज की हकीकत पे। मैं सुशांत भाई से सहमत हूँ,
$30 बिलियन का, मैं तो उम्मीद करूंगा $300 बिलियन आए भारत में, और भारत और तरक्की के, ये तो हम सब चाहते हैं। लेकिन ये तो ख्याली खीर है ना, जब आएगा तब देखेंगे। हकीकत क्या है? फोर्ड चला गया, GM चला गया, हार्ली डेविडसन चला गया, ब्लैकस्टोन मनमोहन सिंह जी के समय एप्पल आ गया, एप्पल ने इन्वेस्ट किया, एप्पल ने इन्वेस्ट किया, एप्पल स्टोर्स खोल रहा है, वो नहीं दिखेगा आपको, आपको वो नहीं दिखेगा तहसीन पूनावाला, क्योंकि आपने जो चश्मा लगाया हुआ है उसमें शायद डॉक्टर की एडवाइस नहीं है, आपको साफ दिखना बंद हो गया है। लेकिन मैं सवाल पूछूंगी अशोक सज्जनहार जी से। अशोक सज्जनहार जी, एक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है ऑपोजिशन पार्टी को मोदी जी से, वो अपनी जगह है, वो पॉलिटिक्स की जगह है, लेकिन फैक्चुअली आज आप हमें बता दें कि क्या कांग्रेस का ये जो अटैक था कि प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी होती है और भारत का महत्व दुनिया में कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। आप मुझे बस इस स्टेटमेंट के ऊपर फैक्ट्स बता दीजिए कि क्या है। देखिए, मैं नविका जी आपको एज अ प्रोफेशनल बताऊंगा, और मैं ये कहूंगा जो पिछले 7 साल में जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो तब से भारत का मस्तक पूरी दुनिया में और बहुत ऊंचा हुआ है। और बहुत जहां पर भी भारत बोलता है, किसी भी मुद्दे पर बोलता है, पहले हमेशा क्लाइमेट चेंज की आजकल देखिए बात होती है, क्लाइमेट चेंज पर हमेशा भारत डिफेंसिव पर रहता था। जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, आपको याद होगा, आपने तो बड़ी अच्छी तरह ये कवर किया है, 2014 में दिसंबर में जब ये COP 15 अकॉर्ड हुआ था, पेरिस अकॉर्ड हुआ था, उसमें भारत ने लॉन्च किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और उसमें बिल्कुल इट वाज गेम चेंजर हो गया। जिस भी क्षेत्र में, अभी आप कोविड-19 का देखिएगा, पहले का जब जमाना होता था हम बाहर से इंतजार किया करते थे जो कहां से वैक्सीन आएगा तो हमारे लोगों को लगेगा। अब यहाँ पर 2 वैक्सीन हम लगा रहे हैं, और यहां तक अब हालात आ गए हैं जो देखिए, अब कितनी जल्दी, कितने महीनों में हमने 80 करोड़ से ज्यादा, मोर देन 820 मिलियन लोगों को हमने वैक्सीनेट कर लिया है। बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के आखिर तक पूरी जो भी एलिजिबल हैं एडल्ट पॉपुलेशन, उनको हम डबल डोज दे देंगे, बच्चों को भी करने वाले हैं। और केवल ये 2 यहां पर नहीं मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, अब 3-4 और भी आ जाएंगे। तो मैं कहूंगा जो हर क्षेत्र में ये जो हमारे कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं, देखिए इनको मैं याद दिलाना चाहूंगा, जो जब 2010 से लेकर 2014 के वो जो 4 साल थे, क्या वो आप CWG स्कैम भूल गए हैं? क्या आप भूल गए हैं जो क्या पॉलिसी पैरालिसिस हुआ करता था? क्या आप भूल गए हैं जो हर एवरी सेकेंड वीक देयर यूज्ड टू बी अ स्कैंडल? हालांकि बराक ओबामा यहां पर आए थे, जो उन्होंने कहा था 2010 में, जो इट विल बी द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ 21st सेंचुरी, अगले 4 साल तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी बाहर जाते हैं, भारत के डायस्पोरा को एड्रेस करते हैं, भारत की जो पॉपुलेशन है बाहर, और उनको इन्होंने इतना एनर्जाइज किया है, उनको इतना एंथ्यूज किया है, जिससे कि भारत के लिए बहुत ही वो अच्छा वहां से काम कर रहे हैं, जिस भी देश में हो। मैं केवल अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, वो कनाडा गए, लंदन गए, ऑस्ट्रेलिया गए, जहां भी गए, या फिर गल्फ में गए। गल्फ की बात करिए, मेरे ख्याल से जितना स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये खाड़ी देशों का रीजन, वहां पर कितने हमारे लोग रहते हैं, कितना हमारा रेमिटेंस आता है, कितना हमारा एनर्जी आता है, 50% से ऊपर। मैं रेमिटेंस की बात कर रहा हूं। देखिए, अभी जो आपके ये लाई टेस्ट ने बताया है, $82 बिलियन, और वो भी यहां पर निवेश हुआ है नविका जी पिछले साल, जबकि पूरे दुनिया में कोविड-19 के प्रकोप से प्रभावित रहा है। और उसी समय में हमारे यहाँ जो रेमिटेंस आया है इंडियन डायस्पोरा से, that is $83.70 billion. That's the highest that we have ever received. और वो भी आप देखिए इसी के समय कोविड-19 के समय में। देखिए, मैं मोनोपोलाइज नहीं करना चाहता, आखिरी बात में ये बताऊंगा। देखिए, हम हमेशा 2014 तक, जिसे वो कह रहे हैं ना, जो यहाँ से वो चले गए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक चीज होती है जिससे कि बाहर की जो कंपनियां हैं, आपने सही कहा सज्जनहार जी। और मैंने सोचा कि तहसीन पूनावाला जी इतना कुछ कह रहे हैं तो हो सकता है कहीं पब्लिक के दिमाग में कोई शक, कोई शुबा हो। हमने एक पोल किया, जल्दी से डिपस्टिक
ट्विटर पे, और ये है पोल का नतीजा। हमने सवाल ये पूछे थे, आप किसकी विदेश नीति बेहतर मानते हैं, मोदी सरकार, मनमोहन सरकार, दोनों की एक समान। मोदी सरकार 87%, मनमोहन सरकार 10%, दोनों एक समान है। 3% लोग भारतवर्ष में समझते हैं कि दोनों की एक जैसी है, नथिंग टू चूज फ्रॉम। ये पब्लिक का मूड है इस वक्त। 87% लोग कहते हैं मोदी इज द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। हमने पूछा, हिंदुस्तान दुनिया से आंख में आंख मिलाकर बात करता है आज मोदी सरकार में, कांग्रेस के समय से, या दोनों में एक जैसा? अब देखते हैं इसके क्या रिजल्ट है। मोदी सरकार में 77%, बेचारा कांग्रेस पार्टी अब भी 10% पे है, और दोनों को एक जैसा 49%। मेरे ख्याल से कुछ नंबर में गलती है, 87% तो यही हो गए, 13% समझते हैं कि एक जैसा है। ये नंबर प्लीज ठीक करवा लीजिए, ये 13% होगा। हाँ, ये 13% है। मेरे डायरेक्टर मुझे बता रहे हैं ये मिस स्पेल्ट है। ये तीसरे वाले पे हम आ रहे हैं। तीसरा सवाल हमने पब्लिक से पूछा, मोदी शासन में देश की विदेश नीति कैसी हुई? पहले से बेहतर, पहले जैसी, या कह नहीं सकते? पहले से बेहतर 93%, पहले जैसी 4%, और कह नहीं सकते मतलब ओपिनियन नहीं है इन लोगों का, वो 3%। 93% मोदी के फेवर में है। मैं जानना चाहती हूं संजीव श्रीवास्तव जी से। संजीव श्रीवास्तव, आप सहमत हैं पोल के, ये जो क्विक पोल हमने पब्लिक का मूड गेज करने के लिए किया है, ताकि पता चल सके कि पब्लिक कांग्रेस जैसा सोच रही है या उसका व्यू डिफरेंट है? आप क्या कहते हैं इन रिजल्ट्स पे? नहीं, आपका पोल है और आपके रिजल्ट्स हैं, तो उससे एक सिद्धांत सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन उन आंकड़े तो आपके हैं, वो तो सही होंगे। और ये एक ऐसी पहली अदालत या जांच एजेंसी मैं देख रहा हूं जहां लाइट डिटेक्टर टेस्ट शायद सिर्फ सरकार की आलोचना करने वालों पे ही लागू होता है, दूसरी तरफ तो कोई लाइट डिटेक्टर आया ही नहीं एक बार भी। ऐसा नहीं है संजीव श्रीवास्तव जी। मैं कहना लाइट डिटेक्टर टेस्ट इसमें शायद आपके सामने कांग्रेस का हो जाता है, लेकिन कई शोज में बीजेपी का भी होता है। शायद आप हमारे साथ उपस्थित नहीं होंगे, पर मैं आपको क्लिप जरूर भेज दूंगी ताकि आप आश्वस्त रहें। हाँ, मैं नहीं बिल्कुल, मैं तो पिछले 35 मिनट के अनुभव को साझा कर रहा था आपके साथ बस। तो अब देखिए, बात ये, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो जो सुप्रिया श्रीनिवासन की बात से शुरू हुई है, वो एक पॉलिटिकल बयानबाजी है। उन्होंने ये जरूर जो आप इतनी अच्छी उपमा दे रही है, खीर और राख वाली बात, ऊपर से राख डाल दी, ऐसी मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई इतनी अशोभनीय या इतनी अनपार्लियामेंट्री बात कही। शुभकामनाओं के साथ, क्या सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार विपक्ष खो चुका है? उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी समझ में, कांग्रेस की समझ में कमजोर हो रही है विदेश नीति, उनका अधिकार है कहने का। बात क्या है, अर्थव्यवस्था का तो मैं पंडित हूं नहीं इतना ज्यादा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कोविड के बाद से जिस तरह से एटलीस्ट स्टॉक मार्केट्स में वी शेप्ड रिकवरी हो रही है, एक जनरली हमारी अर्थव्यवस्था ब्रॉडली जो हम देखते हैं, हमारी कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। बेरोजगारी का एक मुद्दा है जो सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है, बट उसको विदेश नीति से नहीं जोड़ सकते। लेकिन जो असली विदेश नीति का मुद्दा है, और मैं अशोक सज्जनहार जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था, इतने एक्सपीरियंस डिप्लोमेट हैं, कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि मोदी जी स्ट्रांग लीडर हैं। भारत एक बहुत स्ट्रांग राष्ट्र है, दुनिया में उसी तरह से उसको देखा जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि हम अपने पड़ोस में आज बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। आज अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ, उस हाई टेबल पे भारत को बुलाया तक नहीं गया। अमेरिका भी थी, सारे नेगोशिएशंस दोहा में, अफगानिस्तान में जो भी हो, मतलब ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, यूएस, ये सब वहां पे स्टेक होल्डर्स हैं। हमको तो जबरन, मतलब मजबूरी में, क्योंकि कोई भी देश चाहते हुए नहीं करेगा, हमें अपने कंसुलेट्स और दूतावास बंद करने पड़े। हमारे जो शत्रु हैं पाकिस्तान, उसके खुले हुए हैं क्योंकि वो चला रहा है वहां पे। तो हमको कहीं ना कहीं ये तो स्वीकार करना पड़ेगा नाविका जी, कि आज हम विदेश नीति के संदर्भ में
देश एक चुनौतीपूर्ण फेज से गुजर रहा है और उसमें कोई मोदी जी या इस सरकार की गलती नहीं है। वो स्टैटिस्टिकली या जियो स्ट्रैटेजिकली जिस तरह की बिसात बिछी है इस रीजन में, उसकी वजह से हम फंस गए हैं। उसमें मोदी जी या बीजेपी सरकार या कांग्रेस, लेकिन हमें इस हकीकत से आंख मोड़ लेगी जी हम फंस गए हैं, हम घिरे हुए हैं, तो वो भी एक किस्म का शतरमुर्गी रवैया है। तो मतलब सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। कोई इनकार कर सकता है संजीव श्रीवास्तव जी, कहां कोई इनकार कर सकता है कि तालिबान, पाकिस्तान, चाइना हमारे लिए बड़े बड़े सिरदर्द हैं और ये सिरदर्द, ये चैलेंज हमारे लिए बना हुआ है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन नाविका जी रशिया जो हमारा 50 साल से ऑल वेदर फ्रेंड था, वो आज हमारे दूसरे पक्ष के साथ खड़ा हो गया है, चीन और पाकिस्तान के साथ। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हम बहुत ज्यादा अमेरिका की तरफ बढ़ गए थे और अमेरिका खुद दुम दबा के भाग गया वहां से अफगानिस्तान से, तो हम तो ना इधर के रहे ना उधर के। तो ये सब हकीकत है, आज की ग्राउंड रियलिटी है। इसलिए चैलेंज देश के सामने है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, ऑब्वियसली चैलेंज उनको फेस करना पड़ेगा और उनकी गलती की वजह से नहीं है। लेकिन बिल्कुल, मैं अशोक सज्जनहार जी के पास भी आ रही हूँ और शेखर अय्यर के पास भी आ रही हूँ, लेकिन जाना चाहती हूँ एक बार फिर वॉशिंगटन, जहां पर सुशांत सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ मैं देख रही हूँ कुछ लोग कुछ प्लेकार्ड्स लेके, पोस्टर लेकर खड़े हैं, कुछ झंडे भी हैं। सुशांत जी बताइए वहां क्या चल रहा है? पाकिस्तान के खिलाफ प्लेकार्ड्स लेकर लोग खड़े हैं। बात ये हो रही है कि बिल्कुल, देखिए बात ये हो रही है जब हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री या मौजूदा सरकार से विपक्ष कितना जो है वो खुश है, नाखुश है, उम्मीद रखता है, नाउम्मीद हो चुका है। लेकिन यहाँ अमेरिका में जो लोग हैं उनको ये उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी सरकार और यहाँ अमेरिका की सरकार के सामने उनको ये मौका है, ये वक्त है कहने का कि बलूचिस्तान को फ्री किया जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाए जाने की बात करते हैं और बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं। क्यों आपको लगता है बलूचिस्तान को आज़ाद करना चाहिए, पाकिस्तान पर सैंक्शन होना चाहिए, और आपको ये क्यों उम्मीद है कि ये मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार कर सकती है? सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने हमें लाइन पे ले लिया। तो अभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर एक प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों के आने का इंतज़ार है, तो आप देखेंगे कितने लोग यहाँ पर होंगे। तो हमारी सिंपल सी डिमांड है, हम इंडियन गवर्नमेंट से, यूएस गवर्नमेंट से और जो जापान गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, सबसे वो डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी है खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी है अफगानिस्तान में, तो ये सब को मिलाकर हम से ये डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर सेक्शन लगनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान की अगर आप आज़ादी की बात करते हो, बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा है। तो हम मतलब है कि 1948 से लेकर आज तक हम मुख्तलिफ फोरम पे प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। हम थिंक टैंक्स पे गए हैं, हम हमारी वहाँ पर एक बड़ी स्ट्रगल है बलूचिस्तान के अंदर। तो हमारी एक ख्वाहिश के साथ, एक उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं। आपको ये क्यों लगता है, आपकी ये ख्वाहिश, ये उम्मीद जो है वो अभी पूरी हो सकती है? क्योंकि जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है तो वो देख लें, वहाँ पर वो देख लें उस रीजन पे बलूचिस्तान जो मौजूद है, वो बलूचिस्तान अगर आज़ाद होगा तो उस रीजन पे एक स्टेबिलिटी आएगी, उस रीजन पे एक अमन आएगी। अभी आप पाकिस्तान की किरदार देखिए, अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने क्या किया, आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज है, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, सब जगहों पर। तो इसलिए हम ये डिमांड करते हैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से और जो इंडियन मोदी सरकार है उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप काइंडली पाकिस्तान के ऊपर सेक्शन लगनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की जो और नविका आप यहाँ देखेंगी, यहाँ पर इन्होंने उन लोगों की तस्वीरें भी रखी हैं और बहुत सारी अभी रखी हैं क्योंकि इनका प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है। जैसे ये जाहिद बलूच हैं, ये 12 साल से वहाँ गायब है, पाकिस्तान की आर्मी जो है उठा कर ले गई, पता नहीं। ये शब्बीर बलूच हैं, ये गायब हैं, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो इन लोगों की डिमांड और मांग ये है कि पाकिस्तान का ये चेहरा जो है वो दुनिया देखे और बलूचिस्तान को आज़ाद किया जाना चाहिए, उसकी तस्वीरें। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जल्दी से, ये पीछे अमेरिका लव्स मोदी, ऐसी गाड़ियाँ
दादियां जो हैं वो पूरे अमेरिका में आपको घूमती दिख रही हैं इस वक्त, जिसमें एक तरफ आप देखेंगे अमेरिका में नरेंद्र मोदी को लेकर क्या प्रेम है, जो बाइडेन से उनके क्या रिश्ते हैं, और इसमें भारतीय वैक्सीन पॉलिसी, भारत ने जो वैक्सीन बनाई उसका जिक्र, भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसका जिक्र हो रहा है। तो ये पूरे अमेरिका में ऐसे वैन्स जो हैं स्पेशली वॉशिंगटन डीसी में आपको घूमते हुए नजर आएंगे। तो अब हालांकि ये सरकार की तरफ से नहीं है, कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, लेकिन ये नजर आ रहा है यहां पर। जी बिल्कुल सुशांत सिन्हा जी, लेकिन इस वक्त ये सब तस्वीरें शायद हमें ट्वीट करनी पड़ेंगी या कांग्रेस को भेजनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सब उन्हें दिख नहीं रहा शायद। लेकिन इस वक्त मैं जाना चाहती हूँ शेखर अय्यर के पास, और शेखर अय्यर के पास जाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आज पब्लिक क्या सवाल पूछ रही है। तो ट्विटर पे ये सवाल आए हैं, पहले इन्हें पढ़ देती हूं। जब सशक्त मुद्दे ना हो तो कुछ भी, आखिर विरोध भी तो करना है। शिशिर भालचंद्र घाट पांडे ये कह रहे हैं भोपाल मध्य प्रदेश से, और अर्चना हैदराबाद से कह रही है कांग्रेस पार्टी चाहती है मोदी जी अपनी फोटो कहीं से ना खिंचाएं, हमारी सभी फोटो ही सब जगह नजर आए। तो कांग्रेस चाहती है कि उनकी फोटो नजर आए और मोदी जी कहीं भी फोटो ना खिंचवाएं। सुनील सरीन दिल्ली से कह रहे हैं कांग्रेस और कर भी क्या सकती है, आज 7 सालों में मोदी जी के विश्व में जो भारत की छवि बनाई है वो कांग्रेस ने 2004 से 14 तक धूमिल कर दी थी। लगता है कांग्रेस अपना 10 सालों का भ्रष्टाचार के क्रियाक्रम को भूल चुकी है। ये लोगों के सवाल और क्वेश्चंस है, जवाब लूंगी मैं इस पर, लेकिन समय है एक छोटा सा ब्रेक। शेखर अय्यर थोड़ा सा मुझे समय दें, लौट कर आती हूं वापस इसी पैनल और इन्हीं मेहमानों के साथ। आपका सवाल पब्लिका पर दोबारा स्वागत है। जाती हूं शेखर अय्यर के पास। शेखर अय्यर, आप मुझे बता दीजिए, आप इतने सीजन पत्रकार हैं, आपने सिर्फ मोदी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारें नहीं देखी, आपने उससे पहले वाजपेयी जी की, और उससे पहले आपने देवे गौड़ा, और उससे पहले पीवी नरसिम्हा राव, शायद चंद्रशेखर और वीपी सिंह की सरकार भी देखी होगी। तो शेखर अय्यर, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि मोदी जी के सामने चैलेंजेस है, ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन क्या उनकी कूटनीति, उनकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ फोटो ऑप्स है? बिल्कुल नहीं है नविका जी, बिल्कुल नहीं है। आपने चुनौतियों के बारे में बात किया, लेकिन ये चुनौतियां जितने प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने चुनौतियां आई हैं, मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह सरकार ने इतना फेस किया, या और इससे पहले भी जो सरकारें रही वो उतने फेस की। एक तो पहले की सवाल है कि जो जिस तरह विश्व में आप जिस जियो स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, कई चीजें बदल गए। अफगानिस्तान बदल गया है, मिडिल ईस्ट में चीजें बदल गई है, एनर्जी क्राइसिस को लेकर चीजें बदली है, और चाइना को लेकर भी कई चीजें, कई जो परिस्थिति बने बहुत बदले। साथ साथ पिछले 1.5 साल से लेकर जो कोविड का जो ये रहा है संक्रमण, जिसके वजह से जो डैमेजेस हुए, मुझे लगता है कि ये सारी चीज अगर देखेंगे, प्रधानमंत्री आज अमेरिका की विजिट है, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। बस मैं केवल यही आग्रह करूंगा कांग्रेस पार्टी को, अपना संयम बरतें कि पहले तो विजिट खत्म होने दीजिए, आप शुरू से शुरू कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी प्रवक्ता हो या कोई नेता हो, केवल राहुल गांधी जी का वही एक ही ट्यून चला रहे हैं कि भाई हम रह गए अकेले, भाई वो दूर के मुसाफिर हमें भी साथ ले जाए, कि बार बार मतलब कोई पॉजिटिव तो छोड़िए, ठीक है आपको पूरा हक है क्रिटिसाइज करने के लिए। हो सकता है कि भारत की, हो सकता है कि अफगानिस्तान जो डेवलपमेंट्स हुए वो अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन अफगानिस्तान के डेवलपमेंट केवल इंडिया की बात नहीं है उसमें। जैसे सजीव जी कह रहे थे, भाई अमेरिका खुद उसमें पूरा विफल रहा है, और जिस तरह भागे भागे निकले वहां से, एक जो तहसीन पूनावाला को इस बात पर भी ऑब्जेक्शन है। तहसीन पूनावाला, समय कम है, 20 सेकंड में बात बताइए अपनी, क्या ऑब्जेक्शन? शेखर अय्यर जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन 2008 में बहुत बड़ी चुनौती आई थी दुनिया के सामने, वर्ल्ड रिसेशन की, और ओबामा जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी उनके गुरु है, उन्होंने सभी G7 को लीड किया, उस रिसेशन के बाद डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट किया। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। अफगानिस्तान में हमारी पॉलिसी फेल थी, हम अमेरिकन कैंप पे गए। जीवीएल नरसिम्हा राव, देखिए नहीं नाविका जी, कांग्रेस पार्टी को फॉरेन पॉलिसी भी
उनके एक तरह से देखा जाए तो धंधे के लिए उपयोग किया। मैं शब्द जो प्रयोग कर रहा हूं अपने पॉलिटिकल बिजनेस के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। बोफोर्स में भी आपने देखा किस प्रकार विदेश मंत्री जाकर के कथरोची के बचाने के लिए लेख ले जाते थे, जिस प्रकार चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी एमओयू करके उनसे उनके राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लिया है। ये उनके लिए फॉरेन पॉलिसी है। हमारे सामने चुनौतियां ज्यादा इसलिए आए क्योंकि हम भारत की रक्षा करने के लिए, हितों की रक्षा करने के लिए मोदी जी ने नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी अपनाया है। चाइना को हमने फेस टू फेस, हमने डोकलाम में हो या लद्दाख में हो, हमने अंदर घुसने नहीं दिया है और इन्होंने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान के सामने घुटने टेके। बिल्कुल 2008 में बिल्कुल। सवाल इस वक्त ये है कि क्या कांग्रेस का ये कहना सही है कि भारत की प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं, यानी कि मोदी जी जब बाहर जाते हैं, तो वो फॉरेन पॉलिसी को एक फोटो अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। मेरा नजरिया सिर्फ ये है कि भारत ने और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोशिश की। सार्क उन्होंने इंडिया में पहली बार बुलाया अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने मीटिंग्स की है और 27 लीडर यूरोपियन यूनियन के वर्चुअली कनेक्ट हुए। उन्होंने क्वाड को रिवाइव किया है, उन्होंने मैरिटाइम सिक्योरिटी को उन्होंने रिवाइव किया है, उन्होंने अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उसको बहुत बड़ा बनाया है, सोलर अलायंस बनाया है। ये सब भी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। प्रधानमंत्री जी को ये दोष देना कि वो सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी करते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस का छोटा दिल दर्शाती है। चैलेंजेस बहुत हैं, इससे कोई इनकार नहीं सकता। देश और दुनिया में कई चीजें बदल रही हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भारत को हर स्टेप को फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, इस पर कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर भारत ने और मोदी जी ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तो उन्होंने बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दिखाया है, उरी और पुलवामा का बदला लेने के लिए। अगर चाइना से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तो उसके बाद उन्होंने चाइना के खिलाफ भी एक्शन लिया है। कम से कम कांग्रेस पार्टी की तरह डिप्संग के बाद ये नहीं कहा कि छोटा सा पिंपल है, छोटा सा एक्नी है, चला जाएगा, दोस्ती बरकरार रखो। डबल स्टैंडर्ड्स किसी को नहीं करने चाहिए, कम से कम जब देश का प्रधानमंत्री भारत को बाहर रिप्रेजेंट करता है। यही हमारी हर हिंदुस्तानी की सोच होनी चाहिए। बस आज सवाल पब्लिक का पर बस इतना ही, लेकिन जाइएगा मत, क्योंकि सुशांत सिन्हा और अनंत त्यागी आपके साथ रहेंगे और फिर वॉशिंगटन की सैर भी कराएंगे और वॉशिंगटन से आपको भारत क्या क्या कर रहा है, मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं, इसकी सीधी जानकारी भी देंगे।